vector and scalar quantities, few general points, regarding vectors, addition and subtraction of two vectors, component of a vector, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। बेटा जहां पे कोई भी मैं ग्रीन स्टार या फिर ऐसा एक फिक्स कलर ले लेते हैं, ऐसे ग्रीन लाइन मार दूंगा ना, तो आप समझो कि वो यूज हो जाएगा आपके माइक्रो नोट्स में डायरेक्टली। ठीक है, तो इसके थ्रू हम साथ साथ वो बनाते चलेंगे। तो जब मैं कहीं पे ग्रीन अंडरलाइन या बॉक्सिंग ग्रीन कलर का यूज जहां करूंगा, उसको आप सेपरेटली कहीं पे लिख लेना। ओके सर। ठीक है, तो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, ऑब्वियसली वी नो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, ये तो बचपन में क्या सुना ही हुआ है। यस ठीक सर। है, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वर्ड का यूज होता है, राइट। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट, अमाउंट। तो अमाउंट जिसके पास है, ओनली ओनली अमाउंट जिसके पास है, दैट इज स्केलर। मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट प्लस डायरेक्शन जिसके पास है, प्लस प्लस साथ में एक बात और यूज करनी है, जो वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो करे। रूल्स फॉर एडिशन, रूल्स फॉर एडिशन, इसको फॉलो करे। ये तीनों कॉम्बिनेशन जिसके पास है वही वेक्टर है। अब एक एग्जांपल आता है करंट का, करंट का सिंबल आई। देखो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बस ये रूल्स को फॉलो नहीं करता, दैट्स वाई वो स्केलर हो जाता है। वरना अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करूं तो दोनों ही उसके पास है, बट वो एडिशन रूल्स को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो स्केलर हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिस्ट कर सकते हो स्केलर और वेक्टर के। ठीक है, इसको हम भरने नहीं जा रहे हैं, एक दो लिख देते हैं। स्केलर, टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद तो भाई पूरी फिजिक्स में भरते जाओ, टॉपिक वाइज पता चलता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब स्केलर है, वेक्टर है, सॉरी, ये सारे वेक्टर है। ठीक है, जनरल पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स इसके लिए रिगार्डिंग वेक्टर्स। एक सेकेंड, तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट मैं ए ले लेता हूं इसको, नोटेशन। नोटेशन, वेक्टर की नोटेशन कैसी होती है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दैट इज डायरेक्शन, है ना। इसको रीड कैसे करेंगे, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं,
या मैं इसको खाली ऐसे लिख देता हूँ, राइट। ये बताता है खाली मैग्नीट्यूड को। दिस इज वेक्टर ए, दैट इज रीड एज ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बी पार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का, कि अगर किसी ग्राफ में दिखाया जाएगा तो कैसा होगा। सपोज ये एक्स एंड वाई है और यहाँ पे कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, तो ये वेक्टर ए में ध्यान ये रखना है कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये लेंथ बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी एरो लेंथ। ये एरो की लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि ये जितना एंगल पर है थीटा, ये डायरेक्शन बताता है। तो एरो लेंथ मैग्नीट्यूड को बताता है और डायरेक्शन थीटा। ठीक, खास बात यहां पर इंपॉर्टेंट, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड, कैन बी displaced in a plane, in a plane condition, condition that no change in magnitude, ब्रैकेट में एरो लेंथ, एंड डायरेक्शन, ब्रैकेट में थीटा। सिंपल सी बात है, समझ आ रही है। ठीक है, कि अगर ये कोई वेक्टर है तो आप इसको एक प्लेन में कहीं भी शिफ्ट करा सकते हो जहां पे आपका मन करे। ज्योमेट्रीज फॉर्म करने के लिए हम यूजुअली ऐसा करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रीज के फॉर्मूले में पता होते हैं। ठीक है, हमारा ये करने का पर्पस सिर्फ एक होता है, टू फॉर्म नॉन ज्योमेट्री, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये काइंड ऑफ चीजें नॉन ज्योमेट्री। और ज्योमेट्रिकल फिर फॉर्मूला आपको पता ही होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो आगे, राइट। सी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल के लिए कंडीशन क्या याद रखो, जहां से भी एंगल देख रहे हो वहां पे दो वर्ड याद रखो, आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, देन स्मॉलर एंगल शुड बी टेकन। ये दो बातें याद रखो, स्मॉलर एंगल। कैसे, ये बात कैसे जस्टिफाई करेंगे जो मैंने अभी बोली। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, इनके बीच का एंगल साफ दिख रहा है, या मैं चलो मैं बोल दे रहा हूं इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है।
तो अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बोला पूछा जाएगा थीटा कितना है, तो 120 डिग्री आंसर नहीं है। कैसे देखा जाएगा उसको? इस पॉइंट को उठा करके शिफ्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर ऐसे। जब आप इसको उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे ऐसे, तो आपकी पहली लाइन से जस्टिफाई हो जाएगी, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसिडर। जहां से आप देख रहे हो उस पॉइंट से आउटवर्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो और मैं अपने आप को इस पॉइंट पे खड़ा कर लूं, तो मैं ए को देख रहा हूं तो वो भी मुझसे आउटवर्ड है, और बी को देख रहा हूं तो वो भी मुझसे आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड हो गया। उसके बाद स्मॉलर एंगल देखना है, ये एंगल नहीं देखना है, स्मॉलर एंगल देखना है। तो मतलब ये आंसर, तो मतलब आंसर जो होगा वो होगा 180 माइनस 120 डिग्री। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री आंसर हो गया। यूजुअली जो ये थीटा है ये हमेशा लेस देन 180 डिग्री, ये कंडीशन है, इसी इसी के बीच में ट्रॉल करता रहेगा ये। ठीक है, तो हमने अभी अभी की देखा एंगल ऑफ टू वेक्टर्स। ये सब कुछ जनरल पॉइंट्स के अंडर में चल रहा है। डी, कुछ काइंड ऑफ वेक्टर्स। काइंड ऑफ वेक्टर्स, तो काइंड ऑफ वेक्टर्स कुछ नहीं है, एक ब्रांच बना लेते हैं। कितने काइंड ऑफ वेक्टर्स है? पहला इसमें यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर को जब लिखा है तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, पहले थोड़ा सा ऐसे जूम करके यूनिट वेक्टर को पढ़ लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या चीज है? ध्यान दो, ऐसे समझो इस बात को कि अगर मैं ये बोलूं कि 20 मीटर पर सेकेंड इन 30 डिग्री कोई चीज जा रही है, ये तो हो गया उसका वेक्टर, क्योंकि ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 20 मीटर पर सेकेंड से, तो ये हो गए कैंसल, बचा सिर्फ 30 डिग्री। मैग्नीट्यूड हो गया 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो बट डायरेक्शन यहाँ पे साफ दिख रही है 30 डिग्री। तो कुल मिला के इस वेक्टर की जरूरत ही सिर्फ डायरेक्शन के लिए पड़ती है। ये बताता है डायरेक्शन ओनली, और ये कुछ नहीं बताता। तो अगर हमने एग्जाम्पल में जो फॉर्मूला यूज किया वही फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या यूज किया हमने? ए यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, कैप यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो दिस शुड बी एड इन माइक्रो नोट्स फॉर्मूला। ठीक है, बोल दिया, ऐड कर लेना बेटा इसको। ठीक है, क्लास के एंड में साथ साथ चलो कोई नहीं, क्लास के बाद बना लेना, अभी उसको स्टार या कोई मार्क कर लेना। ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे क्या बन जाएगा, एक्स अगर कोई डायरेक्शन है तो उसके लिए आई कैप डिफाइन कर दिया गया है सिंबल, वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप सिंबल डिफाइन है, जे कैप, और जेड डायरेक्शन के लिए के कैप। यूनिट वेक्टर में इतना ही, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब कुछ ऐसी चीजें जो बस थोड़ी सी नोन होनी चाहिए आपके लिए, आपको मालूम होनी चाहिए, इनका कोई बहुत खास ज्यादा वजूद नहीं है। इक्वल वेक्टर्स कहीं कहीं पे मैथमेटिकली अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती इवन, लेकिन बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वेक्टर ए वेक्टर बी, आप देख पा रहे हैं कि इनके क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन भी सेम है, या तो डायरेक्शन भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेंगे, तब आप बोलोगे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, इक्वल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर, अब पैरेलल में देखो कंडीशन तो ये हो गई कि डायरेक्शन सेम रहेगी, बस सिर्फ एक ही कंडीशन है, सेम डायरेक्शन।
सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की कंडीशन नहीं है। अगर ये वेक्टर ए है तो वेक्टर बी इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड नेसेसरी नहीं है, ध्यान रहे, सिर्फ डायरेक्शन नेसेसरी है। ओके, पैरेलल हो गया। एंटी पैरेलल में, एंटी पैरेलल में ठीक उल्टा क्या कर देंगे, है ना, एंटी पैरेलल में ठीक उल्टा, ऑपोजिट एंटी पैरेलल। उसमें डायरेक्शन, अगर वेक्टर ए की डायरेक्शन ऐसी है तो वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगी, है ना। लेकिन कंडीशन ये नहीं है कि वो बराबर हो, वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, बट अपोजिट होना चाहिए, 180 डिग्री का एंगल बनाना होना चाहिए वहां से। एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं इसको। अब इसी में अगर बोल दे कोई, एक और टाइप है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर ये अनदर टाइप है। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में बराबर है। ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी इधर मैग्नीट्यूड में बराबर है, बट डायरेक्शन ठीक उल्टी है। सही है, कुछ भी नहीं है ऐसा अपोजिट, कोई कंफ्यूज होने वाला जैसा कुछ भी नहीं है। तो इतने ही टाइप के हैं। एक कंकरेंट वेक्टर्स होते हैं। तो कंकरेंट का मतलब नहीं, नाम से ही समझो। नाम से समझने का मतलब, कंकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से पास होने वाले कंकरेंट। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, ए बी सी डी। दिस इज कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर्स। तो इसमें ज्यादा टाइम देने का कुछ भी हिसाब नहीं है। आगे चलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? बस ठीक है, बहुत बढ़िया। देन हाँ, कोप्लेनर नहीं, वो उधर फोर्सेस में कवर हो जाएगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं। कोप्लेनर वेक्टर भी होते हैं। सोचो, ये वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, वेक्टर सी ऐसा है। ये प्लेन है, एक ही प्लेन में है, आगे ये स्क्रीन से बाहर नहीं निकल रहे, अंदर भी नहीं जा रहे, बट ये कंकरेंट नहीं है। सो दे आर कोप्लेनर, दे आर कोप्लेनर बट नॉट कंकरेंट। दे आर कोप्लेनर बट नॉट कंकरेंट। तो अगर ऐसा वन मार्कर कोई क्वेश्चन बन जाए, इज इट ट्रू कि concurrent vectors are always coplanar but reverse is not true, so this statement is maybe false, ठीक है। बट कोप्लेनर बट नॉट कंकरेंट, कोई कंडीशन जरूरी थोड़ी है कि ये एक ही उसमें हो। कंकरेंट है तो कोप्लेनर भी हो, कोप्लेनर हो तो कंकरेंट भी हो, ऐसा नहीं है जरूरी, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं, यहाँ पे वेक्टर की बेसिक नॉलेज वाला पार्ट चल रहा है, जनरल पॉइंट चल रहे हैं। ए वेक्टर है, सपोज इतना बड़ा है साइज में, तो 2a वेक्टर जो होगा वो मैग्नीट्यूड में लेंथ बड़ी हो जाएगी, डबल हो जाएगी लगभग, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ ए वेक्टर। तो ये एकदम हाफ हो जाएगा, ठीक, हाफ हो जाएगा। -2a वेक्टर हो जाएगा तो ऊपर वाले का ठीक अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कि जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है वो सिर्फ क्या चेंज कर रही है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है, और साइन आ गया तो डायरेक्शन भी चेंज हो गई, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। सो हियर इज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ वेक्टर दिए हुए हैं, आपको उसके एंगल्स बताने। 45 डिग्री ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, 150 डिग्री, एंड ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल 145 डिग्री। तो ये प्रॉब्लम ABC है। आप साइलेंटली इसको कर लो, जैसे हो जाए मुझे बताना, मैं सोल्यूशन करूंगा, मैच करना, ठीक है। हो गया, बहुत बढ़िया। तो चलो आंसर करते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहले में अगर आप देखो तो कुछ नहीं है, दोनों आउटवर्ड ही हैं, दोनों आउटवर्ड ही हैं, तो आंसर 45 डिग्री ही रहेगा, 45 डिग्री ही रहेगा। सेकंड वाला देखें तो वेक्टर ए ऐसा है, तो अब ये वाला जो वेक्टर है ये शिफ्ट करके यहां जाएगा और फिर यहां से शिफ्ट करके यहां जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो दोनों पॉइंट आउटवर्ड देखने, आउटवर्ड देखने हैं। तो अगर आप जब शिफ्ट करोगे तो जो यहाँ पे था वो पॉइंट यहां से यहां पे गया, तो कोई एंगल तो चेंज नहीं हुआ, और उसके बाद यहां से वो शिफ्ट यहाँ पे हुआ,
तो जितना एंगल वो यहाँ पे बना रहा है उतना ही, जितना एंगल वो टोटल यहाँ पे बना रहा है उतना ही एंगल तो यहाँ भी बनाएगा। और नीचे यहाँ वाला एंगल तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 150 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया 150 डिग्री, तो आंसर 150 डिग्री। सिंपल, ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड वाले केस में, उसमें तो फर्स्ट वाले उसकी तरह है जैसा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, यहां से उठ के वो सीधा यहाँ चला गया, तो ये आंसर कितना हो गया 180 माइनस 145, 35 डिग्री। ठीक है, तो 35 डिग्री इज द एग्जैक्ट आंसर, बस हमने शिफ्ट कर दिया उस वेक्टर को। शाबाश, ठीक है। कल को ऐसा कोई बोले कि ये वेक्टर, ऐसा छोड़ो, ऐसा कोई बोले कि बताओ कि ए वेक्टर एंड -3/2 ए वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो भाई ए वेक्टर इधर होगा, -3/2 ए मतलब क्या, -1.5, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर को शिफ्ट कर दो उसी पॉइंट पे जहां से एंगल देखने हैं, तो एंगल तो 180 डिग्री हो गया ना, तो थीटा इज 180 डिग्री। गुड, ठीक है। अब तीसरा मेजर पॉइंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसके दो तरीके हैं, बेसिकली एडिशन के दो तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो कोई भी वेक्टर की बात हो रही है, कोई भी वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। अब वेक्टर, सपोज यहाँ पे Q मैग्नीट्यूड और P मैग्नीट्यूड से चीजें लग रही हैं, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। कोई भी वेक्टर हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, कल को मोमेंटम हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, कोई भी वेक्टर, ठीक है। तो इनका नेट इफेक्ट देखना है, इन दोनों वेक्टर का नेट इफेक्ट। तो इनका नेट इफेक्ट देखने के लिए क्या तरीका है कि हम इसको यहां पे शिफ्ट कर ले रहे हैं और इस वाले वेक्टर को यहां पे शिफ्ट कर ले रहे हैं। yes, आगे जाके हम ये बात पढ़ेंगे, अभी के लिए तो सिर्फ ये बात ध्यान में ही रखनी है कि अगर इनके बीच में एंगल थीटा है और ये पी है, तो ये पी कॉस थीटा हो गया, और इधर से ये पी साइन थीटा हो गया। अब पी साइन थीटा को शिफ्ट कर लेते हैं इधर की तरफ, तो ये हो गया पी साइन थीटा हमारा, पी साइन थीटा। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है कंप्लीट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। yes, sir. लेकिन ये बीच वाली लाइन कहां से आ गई सर, ये बीच वाली लाइन इन दोनों के रिजल्टेंट के लिए आई है, रिजल्टेंट वाली लाइन है ये P और Q का रिजल्टेंट है, दोनों का नेट इफेक्ट है R। ध्यान रहे ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं, डायरेक्शन नहीं है। yes, पैरेललोग्राम में सिर्फ मैग्नीट्यूड्स यूज होते हैं। अच्छा, अब हमने पैरेललोग्राम बना तो लिया, नाम मैं दे दूं O A, कुछ PQRS तो दिए हुए हैं, तो हाँ ऐसे ही सही रहेगा, OABCD, राइट, ऐसे कर लिया, ठीक है।
तो पैरेललोग्राम बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं देखूं, क्योंकि मुझे तो वो ज्योमेट्री लगानी है जो मेरे को पता है, राइट एंगल ट्रायंगल का सीधा सीधा पाइथागोरस हम लोग लगा लेते हैं। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट क्या है? इन पी और क्यू का नेट इफेक्ट है, तो हमें हमें तो बस वही कैलकुलेट करना है। तो आर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, बस उसमें सपोज पाइथागोरस निकालना है, तो मैं यहां से बोल रहा हूँ ये रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? ओडी का स्क्वायर। ओडी वाले यानी कि क्यू स्क्वायर, क्यू वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा, और क्यू का स्क्वायर या क्यू प्लस पी कॉस थीटा का स्क्वायर? क्यू प्लस पी कॉस थीटा का स्क्वायर वही पूरा बेस है। पूरी बेस लाइन क्या है? क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है। और परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या है? पी साइन थीटा। पी साइन थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये रिजल्टेंट यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है। अब जब आप इसको खोल दोगे तो सीधा सीधा, अब ये डेरिवेशन और स्टेप बाय स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। सीधा निकल जाएगा, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप निकलेगा, कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीधा आप यहाँ पे लैंड कर जाओगे। ठीक है। तो ये क्या आया? ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन सॉरी पी एंड क्यू, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये ध्यान रखना है। अब रिजल्टेंट का भी तो इटसेल्फ एक एंगल है। ठीक है। रिजल्टेंट के एंगल को नाम दे देते हैं अल्फा। मैं उसी सेम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जो है ओ बी सी। ठीक है। उसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओ बी सी, ओ राइट, इसी की। तो इसी में अगर मैं टेन अल्फा देखने लगूं तो टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है? पी साइन थीटा। और बेस कितना है? क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ये क्या हो गया? सीधा सीधा एंगल का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला मत याद रखना, कोई फायदा मिलेगा नहीं। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे फटाक से बना के आपको हमेशा बस ये दो वेक्टर्स दिए होंगे, जल्दी से जल्दी, और जरूरी है ऐसे दिए हों? जरूरी है ऐसे? कोई ऐसे दे दे, कोई ऐसे दे दे, तो फटाफट शिफ्ट करके ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और काम में लग जाओ। उसके बाद एंगल पूछे तो एंगल बता दो। ठीक है। तो हम लोगों ने ये यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया कि P और Q अगर ये मॉड में, अगर इनका साइज बराबर है, और थीटा 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 जो भी है हमारा, तो अल्फा जो हो जाएगा वो थीटा बाय 2 पर आएगा। कैसे? एक बार एक एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल लेके देते हैं थीटा को 90 ले लेते हैं। थीटा 90, तो ऊपर कितना हो गया? टेन अल्फा साइन 90 1, तो हो गया P, और नीचे हो गया P, P P कैंसिल, बचा 1। तो 1 का मतलब क्या? अल्फा कितना हो गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री लिया कितना था? 90। रिजल्टेंट कितने पे जा रहा है? 45 डिग्री पे। इसका मतलब क्या कि अगर अगर कोई भी, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर कभी भी मैग्नीट्यूड दो वेक्टर के बराबर है, उनके बीच का जो भी एंगल है, रिजल्टेंट हमेशा उनके बाइसेक्टर पे जाएगा। इस सीधे रिजल्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर है, चार्ज वाला, उसमें भी फोर्सेस ऐसे डायरेक्टली निकलते हैं जब स्क्वायर वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि दो वेक्टर, एक ये दे देते हैं एक ऐसा दे देते हैं, उनके बीच का रिजल्टेंट ऐसे डायरेक्टली स्पीड में हो सकता है क्वेश्चन को। तो ये सारी चीजें अगर पता हो तो ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ले रहे हैं छोटी सी, कि एक वेक्टर 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, एक वेक्टर बी है 3 यूनिट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताना है,
एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताना है, दोनों बताना है। क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन 60 डिग्री। ए वेक्टर बी वेक्टर दिए, उनके बीच का रिजल्टेंट है, एंगल दिया 60 डिग्री। 60 डिग्री रिजल्टेंट पूछा है। अंडर द रूट ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 2 टाइम्स 4 इंटू 3 cos 60। यस सर। इसको सॉल्व करोगे आएगा √37। देखना बेटा इसको ना सॉल्व करके, √37 यूनिट। ये क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर एंगल पूछे कि ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ से अल्फा, क्वेश्चन मार्क, है ना, ऐसा ऐसा पूछे तो कुछ नहीं, बी को ऐसे शिफ्ट कर दो, ए को ऐसे शिफ्ट कर दो, बी को शिफ्ट कर दिया तो उसके बाद में क्या बन जाएगा, ए ऐसे शिफ्ट कर दो तो ये तो 3 है ना, और ये एंगल 60 है तो ये कितना बन जाएगा 3 cos 60। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 3 sin 60। 3 sin 60 तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, अगर अल्फा पूछ रहा है तो 3 sin 60 विच इज परपेंडिकुलर, और बेस क्या है 4 प्लस 3 cos 60। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं बेटा। ठीक है, जो भी निकल के आएगा आंसर, कुछ ऐसा निकल के आएगा कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो फिर वहां रुक जाना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी ए माइनस बी और पूछा है, ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो वो कैसे निकालेंगे। सपोज यहाँ पे 4 इस साइड था, 3 इस साइड था ऊपर की तरफ, है ना, तो 3 को ऊपर ना लेकर के नीचे कर दिया बस, है ना। तो ये हो क्या गया, ये हो तो वही गया कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को हमने रिवर्स कर दिया ना, पॉजिटिव बी वेक्टर ऊपर था, नेगेटिव बी वेक्टर नीचे हो जाएगा। इतना ही तो, दोनों के बीच में, अरे हाँ, दोनों के बीच में एंगल कितना 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री। तो बस करना क्या है, फॉर्मूला तो वही रहेगा रिजल्टेंट का, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4 इंटू 3 cos 120। cos 120 देख लेना, कुछ नेगेटिव रूट वो 120 90 प्लस 30 करके नेगेटिव -1/2 जाएगा। जैसे आप इसको इसमें डालोगे कितना आ जाएगा, √13 यूनिट्स, √13 यूनिट्स। ठीक है, एज सिंपल। इसका भी एंगल लेके देखना, ये होमवर्क में है। आंसर आएगा tan अल्फा इक्वल्स टू 1.03 आना चाहिए। तो यहीं पे रुक जाना इसको छोड़ के, क्योंकि ये तो बिना उसमें डाले होगा नहीं। अगर ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालोगे तो अल्फा निकल के आएगा 46 पॉइंट समथिंग 1 डिग्री। ऑब्वियसली मैं कैलकुलेटर में डाल के ही बोल रहा हूँ, रैंडमली, मेरे को पता थोड़ी है ये कितना होगा। ठीक है, सही है। हाँ, तो ये आपने अभी अभी जो पढ़ा ये था पूरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पूरा का पूरा ये पैरेललोग्राम चल रहा था। सर इसमें से कुछ नोट्स में ऐड करने हैं। एक सेकंड बेटा बताता हूँ मैं, वेक्टर एडिशन, इसमें नोट्स में जो जो ऐड करना है माइक्रो नोट्स में, उस पर हम ग्रीन कलर पकड़ेंगे। 1 2 ये सारी चीजें फॉर्मूला शीट में जाएंगी। ठीक है, यस सर। और कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, चाहो तो खाली इसका एंगल, इस फिगर, ये फिगर बना के इसका एंगल वाला पार्ट डाल देना, ये फिगर बना के इसका एंगल वाला पार्ट, क्योंकि एंगल वाला पार्ट वीक रहता है। ठीक है, यस सर। ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, फॉर्मूला शीट में।
ठीक है, Yes, sir. गुड। आगे चलते हैं। हमने पढ़ा अभी अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे और भी तो होते हैं, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या चीज है ये अपने आप में एक दूसरा मेथड है। इसमें मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, एरो लेंथ और डायरेक्शन के साथ लिखा जाएगा। सपोज ए वेक्टर है, वेलोसिटी अगर 30 मीटर पर सेकंड है 0 डिग्री पे, तो सपोज ऐसे लिखी गई है। फिर एक और वेलोसिटी है जो 45 डिग्री एंगल पे है, सपोज ऐसे लिखी गई है। अब क्या करेंगे, ये मेथड क्या बोलता है कि ऐसे उठाओ, ये हेड टू टेल मिला दो। ठीक है, पता होना चाहिए बस। Yes, sir. उसके बाद मैं इसको इस साइड लिख देता हूं, बी वेक्टर। तो ये हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी ए और बी अगर ऐसे ऐड हुए, ऐसे हुए हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा ऐसे ऐड होगा, Yes, sir. सेंस वाइज अगर देखेंगे। ठीक है, तो इसका मैं एक इनडायरेक्टली प्रूफ भी देता हूं अभी के अभी, बिल्कुल सही जगह है प्रूफ देने के लिए। ऐसा मानते हैं, हाँ 1D तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा ही हुआ है, तो ऐसा मानते हैं कि ये एक पार्टिकल है यहां पर, और कल को ये पार्टिकल यहां पे चला गया। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, सॉरी आर्क पोजीशन से दिखाते हैं, तो पार्टिकल की पोजीशन ए है, तो ये आर ए हो गई। Yes, और sir. यहां पे जब ये पार्टिकल पहुंच गया तो इसकी पोजीशन आर बी हो गई, आर बी। ऑब्वियसली पार्टिकल यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट लिया होगा, उसको एस वेक्टर से दिखा देते हैं, एस वेक्टर, आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर। हम सब जानते हैं ये बात क्या, कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। Yes, sir. ये तो जग जाहिर है। हाँ. अब आर बी वेक्टर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, एस वेक्टर प्लस आर ए वेक्टर। Yes, sir. और ये कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल रूल ही तो है, आर ए वेक्टर। देखो ये आर ए वेक्टर, ये एस वेक्टर, दोनों ऐसे ऐड हो रहे हैं, इनका रिजल्टेंट आर बी वेक्टर, सिंपल ऐसे ऐड हो रहा है। Yes, sir. और वो यहाँ दिख भी रहा है, आया कहां से, जिसको हम जानते हैं। हाँ. चाहे आप पहले ये लिख के बाद में ये लिख दो, चाहे पहले आप ये लिख के बाद में ये लिख दो। तो अगर पहले इसको लिख रहे हो तो आप बोलो ट्रायंगल लॉ का यूज करके हम प्रूफ कर रहे हैं इसको, और अगर आप इसको पहले लिख रहे हो तो आप बोलो कि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करके ट्रायंगल लॉ प्रूफ कर रहे हैं। कैसे भी कर दो, Yes, sir. ठीक है। प्रूफ करने जैसी चीज खैर नीट वगैरह में तो आएगी नहीं, लेकिन बस अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है पॉलीगन लॉ। वो कुछ और नहीं है, सपोज यहाँ पे बेटा ए वेक्टर है और यहाँ पे ऐसा बी वेक्टर है, Opposite ठीक हो है, जाएगा. राइट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। मान के चलते हैं सी वेक्टर आ गया, एक वेक्टर और ऐसे दिया हुआ है, सपोज ये डी वेक्टर है, तो जो सी वेक्टर आया वो हुआ ए प्लस बी। अब जो सी वेक्टर और डी वेक्टर ऐड होके वो आएगा ये, यानी सपोज ये ई वेक्टर है, तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। हाँ. अब ऐसे ही साइकिल आगे बढ़ाते जाओ, तो वो क्या है, वो पॉलीगन लॉ है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब यहाँ पे कई पॉलीगन का मतलब मालूम ही नहीं है कितनी साइड्स आएंगी, इतनी साइड्स है। इस तरीके से एसएल में 2-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करना। ठीक है, Yes, sir. तो हमने ट्रायंगल लॉ देखा, हमने पैरेललोग्राम का प्रूफ देखा, एग्जांपल देखा, ट्रायंगल लॉ देखा, पॉलीगन लॉ देखा, इनके प्रूफ एग्जांपल। अब देखो अभी तो यहाँ पे हम नोट्स इसके कंप्लीट कर रहे हैं, प्रॉब्लम वाली वीडियो जब बनाएंगे तो
उसमें डाल देंगे, ठीक है। Yes, sir. हालांकि इसके कोई कोई बहुत ज्यादा खास इसकी प्रॉब्लम बनती नहीं है, बनती है तो कहीं जाके उधर बनती है ये रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह में, बट वो भी नॉर्मल कंपोनेंट से खोल के हो जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कितना हमने ये हमारा, हाँ नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक फोर्थ है, Yes, sir. फोर्थ है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, बहुत काम की चीज है। ऐसे समझो कि ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ये पूरा का पूरा एक प्लेन है और ये ऊपर वाला एक प्लेन है। तो अब अगर मैं ये बोलूं, यहाँ पे मैं कर्सर का यूज कर लेता हूं, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है, अगर ये जो लाइन है इसमें मैं ऊपर से टॉर्च मारूंगा तो इसकी शेडो यहाँ पर आएगी, और इधर से टॉर्च मारूंगा तो इसकी शेडो यहाँ पर आएगी। Yes. ये जो दोनों शेडो है ना, इसको बोला जाएगा कि ये इसके कंपोनेंट है। जैसे जैसे ये वाली लेंथ ऐसे ऊपर ऊपर शिफ्ट करती जाएगी, ऊपर शिफ्ट करती जाएगी, ऊपर 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 ऊपर, तो यहां से टॉर्च मार के देखो, यहां से टॉर्च मारने पे क्या होगा कि ये वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा साइज में और ये वाला कंपोनेंट रिड्यूस होता जाएगा साइज में। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. सिमिलरली उल्टा, अगर ये कंपोनेंट नीचे आता जाएगा, नीचे नीचे नीचे, तो अगर आप इधर से लाइट मारोगे तो ये कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, बट ये वाला कंपोनेंट कम होता जाएगा साइज में, ये वाला, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इन्हीं को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? देखो, सपोज ये आर वेक्टर है, तो हमने कहा कि इस कंपोनेंट में आपका जितना प्रोजेक्शन है वो आर एक्स है और इस कंपोनेंट में आपकी जितनी शेडो है वो आर वाई है। एज सिंपल एज दैट। Yes, sir. मैं इस आर वाई को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूं, तो ये आर वाई हो गया। तो उस केस में मुझे साफ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि आर जो है वो आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर का अंडर द रूट है। Yes, sir. भाई पाइथागोरस, और तो कुछ नहीं। हाँ. लेकिन ये जो है ये को डायरेक्शन को तो नहीं दिखा रहा ना, ये तो लेंथ को बता रहा है, अमाउंट को बता रहा है। Yes, तो ये sir. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकला, Hmm. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इसी तरीके से निकाले जाते हैं। लेकिन आर एक्स और आर वाई का को और कैसे लिख सकते हैं? देखो, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, इन्हीं दोनों को तो तोड़ के बना है ना, इन्हीं Yes, दोनों sir. को तो तोड़ के आर एक्स और आर वाई को तोड़ के आर बना है, हाँ. ठीक है। ये जो आर वेक्टर था ये दोनों इसी की प्रोजेक्शन थी, तो यानी कि इनको ब्रेक करके ये बना, इसीलिए नाम क्या टॉपिक का? कंपोनेंट। Components. कंपोनेंट। अभी अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट ले लूं तो ये अब वापस आ जाएगा। Yes, sir. रिजल्टेंट हमने लेना पीछे सीखा हुआ है, cos 90 जीरो हो जाएगा पैरेललोग्राम वाले फॉर्मूला में, ये निकल के आ जाएगा। और अगर आप देखोगे तो ये वहीं से आया हुआ है और कुछ थोड़ी है ये, भाई ये पैरेललोग्राम लगा के ही तो आया है। आप ये Yes. आपको लग रहा है पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस से भी आ सकता है, पैरेललोग्राम से भी आ सकता है। Hmm. भाई फॉर्मूला अंडर द रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर एक्स आर वाई कॉस Yes, sir. 90, कॉस 90 जीरो हो गया, बचा क्या? इतना ही तो बचा जो कि लिखा हुआ है। हाँ. तो मैं बोल दूं कि ये फॉर्मूला पैरेललोग्राम से आया है, या ये मैं बोल दूं ये फॉर्मूला पाइथागोरस से आया, तो दोनों तो बात एक ही है। Yes, sir. तो पैरेललोग्राम एक मोर ब्रॉडर एस्पेक्ट है, उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन में पाइथागोरस आ जाता है cos 90 पे। हाँ. ये बात समझ आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अगर कल को थर्ड कंपोनेंट भी आ जाएगा तो आर जेड के कैप। ये एक दूसरा मेथड है जिसके थ्रू आप वेक्टर को लिख सकते हो। दिस शुड बी एड इन फॉर्मूला शीट और माइक्रो नोट्स। ये इसका मैग्नीट्यूड है, दिस शुड ऑल्सो एड।
तो ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। साथ के साथ में ये चीज अंडरलाइन हाईलाइट करते जाओ कि क्या क्या चीज वहां जानी है, तो वो भी तैयार होता जाएगा। यस सर। अच्छा, ठीक है। आर एक्स या आर वाई के साथ साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहां से कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइप। यस सर। बेस क्या है? आर एक्स। हाइप क्या है? आर ओनली। आर आर ओनली। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, बेस और हाइप। ठीक है ना, तो वेक्टर नहीं लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आर एक्स क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा सोचो, वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइप। तो क्या हो जाएगा? आर वाई अपॉन आर। तो आर वाई क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। यस सर। तो कुल मिला के ये जो ऊपर वाला फिगर है उसमें हम इसको आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इसको आर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आर वेक्टर तो है ही है। यस सर। बहुत बढ़िया। तो हम कह रहे हैं कि अगर एक ये आर वेक्टर है और ये किसी पे एंगल थीटा है, तो ये उसका आर कॉस थीटा कंपोनेंट हो गया और ये वाला इसका आर साइन थीटा कंपोनेंट हो गया। क्या मैंने यही बात बोली है? ऊपर से हमने यही बात बोली है। बहुत बढ़िया। आई नो हम थोड़ा सा फास्ट मैनर में जा रहे हैं, बट दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड, राइट? बहुत बढ़िया। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के कुछ प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस। तो कल को अभी अगर ऐसा 15 डिग्री इस डायरेक्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे 37 डिग्री है, क्वेश्चन है ये, तो इसको कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट मांगे गए हैं कि आई कैप और जे कैप में इसके कंपोनेंट बताओ कितने होंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? पहले तो 37 डिग्री और 45 ओ 53 का ट्रायंगल क्लियर होना चाहिए। यस सर। तो अगर ये ट्रायंगल है और ये 37 डिग्री है, तो ठीक सामने वाला 53 हो जाएगा और ये तो 90 हो ही जाएगा। तीन ही साइड होती हैं, 3 4 5। तो 53 के साइड वाली देखो, सबसे बड़ी वाली तो 5 होनी होनी है, और ये 3 होनी है। 53 के साइड वाली 5 और 3 ही रहेगी हमेशा, सामने वाली 4 हो जाएगी। अब इसमें आप साइन कॉस 10 जो निकालना है निकालो। अब अगर ये ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा तो उस हिसाब से साइड भी उल्टी हो जाएंगी। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से यहाँ पे साइन हो जाएगा 3/5, कॉस हो जाएगा 4/5। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है बेटा? 15 डिग्री। 15 डिग्री है तो 15 कॉस साइन 37, ओ सॉरी कॉस 37, और दिस इज 15 साइन 37। कॉस 37 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 4/5, तो 15 इंटू 4/5 बिकम्स 12, तो ये हो गया 12 आई कैप। बहुत बढ़िया। ऊपर 15 साइन 37, दैट कैन बी सॉल्व एंड 15 इंटू 3/5, राइट? तो 9 9 9 जे कैप। सिंपल आंसर, सिंपल आंसर। न्यूटन, बिकॉज फोर्स है तो न्यूटन। यस सर। तो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जो कि व्हाइट पेन से लिखा हुआ है, ब्लू पेन से सोल्यूशन उसका कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन, अगर एक ए वेक्टर 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप दिया हुआ है, तो हमें इसके एंगल्स बताने हैं, इनके बीच का एंगल कितना होगा। भाई ये
रिकॉर्डिंग में है तो जिसको सॉल्व करना हो पॉज कर लेगा, हम लोग कर रहे हैं बेटा, ठीक है। Yes, sir. तो कितना बोला, 6 i कैप, मतलब 6 x एक्सेस में, सपोज यहाँ है, मान लेते हैं 6 यहाँ पर, और 8 या -8 वाई एक्सेस में, -8 Yes, sir. नीचे. -8 वाई एक्सेस में। तो ये दोनों को अगर मिलाओगे तो कहीं जाके यहाँ पे कहीं मिलेगा इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली ये आएगा वेक्टर। Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन तो पहले तो क्वेश्चन मैंने खैर मुजवानी बोल दिया, बट यहाँ लिखा नहीं, एक वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताने हैं, क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है एरो की लेंथ, Yes, sir. है ना। लेमन टर्म्स में पता होना चाहिए कि मतलब क्या है इस बात का, नहीं तो फंडामेंटल तौर पे बच्चा वही कंफ्यूज रहता है कि क्या मतलब है इसका। एरो की लेंथ, डायरेक्शन मतलब थीटा, थीटा. सिंपल सीधी बात, भाषा में बात करते नहीं है ना ये लोग, यही तो प्रॉब्लम है। अब ये निकालना है बेटा, तो हमें पता है कि ये क्या है, ये तो राइट है। अब अगर सोच किसी बच्चे को ये बात पता हो तो वो कहेगा अरे यार ये करना था, हाँ. है ये तो हम कब से सीख जाते हैं। वो कह रहा है कि हमें पता ही नहीं चला कि करना ही है, Yes, ठीक है। sir. 8 इंटू ये 8 है, 6 है बेटा, ये साइड निकालनी है, पाइथागोरस लगाओ, ठीक है ना। तो मॉड निकालना है ना, मॉड, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, हमें तो साइड निकालनी है ना। सॉल्व करके बताओ बेटा। तो ये हो गई, मान के चलते हैं कि वेक्टर ए, राइट, एक सेकेंड, हाँ 10 यूनिट आ रहा है वो, है। तो ए वेक्टर का जो मॉड है वो कितना आया, 10 यूनिट आ गया। Yes, sir. ये क्या बता दिया हमने, ये मैग्नीट्यूड बता दिया हमने। डायरेक्शन निकालना है बेटा, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल है, डायरेक्शन निकालना कौन सी बड़ी चीज है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, Yes, sir. 8/6। मैग्नीट्यूड ही रखना, ठीक है, हमेशा 4/3, और 4/3 ऊपर देगा तो 53 डिग्री बनता है। 53 डिग्री. बहुत बढ़िया आंसर, कुछ नहीं था। ऐसे ही छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी, ठीक है। बड़ी पूछेंगे तो कोई नहीं, बड़ी के लिए भी हम प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब वैसे तो दुनिया भर का ये वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करना लॉज ऑफ मोशन में हमने आगे कर दिया है, Yes, ठीक है। sir. तो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन जो हो रहे हैं मैं वो नहीं उठा रहा हूं। एक देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई स्टार्टिंग से देख रहा हो तो। 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन इस बॉडी का वेट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, बॉडी का वेट जो है वो 10 न्यूटन है, और ये एंगल 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री जिस इंक्लाइन प्लेन पे वो रखा हुआ है। हमें हमें क्या करने हैं, इस 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट बताने हैं। कौन, जो पैरेलल टू द प्लेन हो, और कौन जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो। ये दोनों कंपोनेंट हमें बताने हैं। तो भाई शुरू करते हैं, कुछ है थोड़ी इसमें, ठीक है। देखो, हमने जब हम वेक्टर पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम हम फोर्स वगैरह नहीं सीखते हैं, तो इसलिए हम फोर्स की बातें नहीं करेंगे बेटा यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखते हुए। ये 10 है, तो ये ऐसे हमने कंपोनेंट ब्रेकिंग करी। देखो ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होंगे, ठीक है। अब मैथमेटिकली जो देखना चाहे मैं उसके लिए थोड़ी हेल्प कर देता हूँ भाई, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड लेके, क्योंकि हमसे फिर ये डाइजेस्ट नहीं होता कि बच्चा यहाँ से अनसेटिस्फाई चला जाए। देखो, ये एक्स एक्सेस मारो, ये वाई एक्सेस मारो, सही नहीं पड़ा, 1 सेकंड बेटा, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये 90 है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, Yes, sir. तो ये अगर 90 और ये थीटा, तो ये कितना, 90 माइनस थीटा, ये वाला, सॉरी, ये वाला 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90, Yes, sir. ठीक है। ऐसे करते करते आप इस एंगल पे पहुंच जाओगे, तो ये थीटा ही निकल के आएगा, हाँ. ठीक है, शाबाश। तो ये 10 हो गया, तो अगर ये थीटा है तो जहां से हम लोग एंगल लेते हैं, हमने अभी अभी सीखा है, अभी अभी 1 मिनट पहले ही बस, कि अगर यहां से 30 है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 10 cos 30। Cos theta. जहां से एंगल लिया जाएगा वही कॉस होता है हमेशा। अगर मैं एंगल यहां से ले रहा हूं और ये आर है, ये थीटा है, तो यही आर कॉस थीटा है,
और इसको बीच में लेते हुए सामने 90 डिग्री पे r sin थीटा है। Yes, sir. सिमिलरली अगर ऐसा दिया हो, यहां पे r हो, यहां पे r हो, और ये थीटा दिया हुआ है, तो ये r cos थीटा हो गया, और इस r को बीच में लेते हुए 90 डिग्री पे ये r sin थीटा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमें अभी 10 दिया हुआ है, 10 का एंगल हमें यहां से कितना दिया हुआ है, 30, तो इसका मतलब 10 cos 30 है, फिर इसको बीच में लेते हुए इधर 10 sin 30, 10 sin 30 साफ दिख रहा है, पैरेलल टू द प्लेन है, तो 10 sin 30 1/2, दिस बिकम्स 5 न्यूटन, तो पैरेलल टू द प्लेन आंसर है 5 न्यूटन। मैंने व्हाइट से आंसर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 10 cos 30 कितना हो गया, √3/2, हाँ, तो 5√3 हो गया आंसर। सिंपल, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन था, ये प्लेन था, तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर आंसर ये हो गया, इस प्लेन के पैरेलल आंसर ये हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक प्रॉब्लम और लेते हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और एक वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। हमें बताना है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, क्वेश्चन मार्क। इस फॉर्मेट को लिख लेते हैं, 2a वेक्टर यानी i कैप प्लस j कैप, यही लिखा है ना, हाँ, माइनस 2k कैप। ठीक है, और साथ में क्या है, माइनस 3 टाइम्स b वेक्टर, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सिंपल, अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस 6i कैप प्लस कितना हो गया, 3j कैप माइनस 3k कैप। सिंपल, जिससे जो कैंसिल हो रहा है काट दो। कितना आ जा रहा है आंसर इसको सॉल्व करके, 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप, माइनस 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप। ये आया वेक्टर, जिसको हमें सॉल्व कर, मतलब जो हमें ऐड करना था। बट हमसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। नहीं, अभी तो चलो वेक्टर लिखा है, एंड क्वेश्चन में लिख देते हैं। अभी तो खाली वेक्टर ही पूछ लिया था, एंड मैग्नीट्यूड, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन मार्क। तो वेक्टर तो निकल गया, वेक्टर तक तो हम आ गए, आंसर नंबर पहला निकल गया। अब मैग्नीट्यूड, तो सपोज इसका नाम दे देते हैं कोई आर वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब वो कैसे निकालते हैं, पीछे क्या सीखा था याद करो, साइड में लिखते हैं। अगर आर वेक्टर है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, तो उसका जो मॉड निकलता है वो निकलता है अंडर दी रूट आई जे के साथ जो है उनको स्क्वायर में ले लो, बात कर। So under the root 4 square plus 5 square plus 7 square. This gives under the root 90. Hence answer. So इस मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूलों में हम लोगों ने ये पुट करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, now let's see our next topic, product of vectors. दो वेक्टर का प्रोडक्ट होगा तो ऑब्वियसली टू वेक्टर्स। अब ये दो टाइप के होते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दिस कैन बी डन इन टू वेज, स्केलर प्रोडक्ट, टॉपिक नंबर 5th, स्केलर प्रोडक्ट
or vector product, the second vector product. So scalar product is also called dot product, and vector product is also called cross product. So let us see one by one. हम यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट. In scalar product या डॉट प्रोडक्ट a vector dot b vector is equals to c, which is not a vector. Work done. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. Yes, sir. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क डन ये एक स्केलर क्वांटिटी है. व्हाई? बिकॉज वर्क डन एक एनर्जी की फॉर्म है. Yes, sir. एनर्जी की डायरेक्शन नहीं होती वर्क डन के फॉर्मेट में. जूल्स. ठीक है. हीट की कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है. हाँ, हम बोलते हैं हॉट टू हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है, बट ऐसे तो करंट भी करता है. Yes, sir. हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. वो एडिशन होने में रूल्स फॉलो नहीं करते वेक्टर का. ठीक है. तो ये Yes, रीजन sir. है. एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो इस तरह की और भी जो क्वांटिटीज होंगी ना, उन सारी क्वांटिटीज को स्केलर प्रोडक्ट में ही रखा जाता है, और वो ऐसे ही इसी का यूज करके मल्टीप्लाई करती हैं आपस में. तो ए वेक्टर को लिखते हैं कैसे? ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. बिटवीन ए एंड बी. अब ये वाला ए और ऊपर वाला ए डिफरेंट है. ये वाला ए मैग्नीट्यूड है. Yes, sir. ये इसका मॉड है. तो अगर कल को मैं ये कह रहा हूं ए वेक्टर लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो मॉड ए क्या हो जाएगा? अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई Plus स्क्वायर. y square. सिमिलरली बी को भी समझ लेना. Yes, sir. सेम. थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ये तो थी सबसे इंपॉर्टेंट बात स्केलर प्रोडक्ट की, जो हमने अभी करी है. ठीक है. आप क्या करोगे? माइक्रो नोट से फॉर्मूला शीट में इसी बात को लिख लोगे, बस इसी को उठा के. ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके ऊपर. पहला कि C यानी कि स्केलर जो क्वांटिटी आएगी, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, वो सेम रहेंगे B वेक्टर डॉट A वेक्टर. कहने का मतलब है 2 × 3 6 और 3 × 2 6. कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना. जब डायरेक्शन नहीं है तो क्वांटिटी कैसे भी मल्टीप्लाई हो आगे या पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Yes, sir. क्रॉस अभी प्रोडक्ट में जाएंगे तो वहां पे दे डज मैटर. ठीक है ना, मैटर करेंगे. अच्छा. सेकंड, A vector is equals to A1 I cap, B1 J cap, C1 K cap. B vector equals to A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को लिख लिया, इन दोनों को यहां पे लिख लिया. Yes, sir. ठीक है. आप मल्टीप्लाई करना शुरू करो इसको. देखो मल्टीप्लाई करने में क्या है, यहाँ पे 2 डालना था. तो ये होगा इससे मल्टीप्लाई, तो आएगा A1 A2. A2, फिर क्या आएगा? आई कैप डॉट आई कैप. आना तो यही चाहिए, आई Yes, कैप sir. डॉट आई कैप. अब जरा सोचो, यहाँ पे क्या लगा? डॉट. तो डॉट हटेगा तो क्या आएगा? कॉस थीटा. Cos theta. और ये यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है. हाँ.
तो और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो ये कितना हो गया 1, 1 तो आई डॉट आई कितना हो गया 1 हो गया। बहुत बढ़िया, रीजन के साथ सब कुछ। अब ए वन आई कैप को बी टू जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया A1 B2, यस सर। लेकिन होगा क्या आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 into 1, बट कॉस के साथ 90, बिकॉज आई और जे एक्स वाई को दिखाते हैं, यस सर। तो उनके बीच का एंगल 90, cos 90 0, तो आई कैप डॉट जे कैप हो गया 0 के साथ मल्टीप्लाई। सिमिलरली जितने भी ऑपोजिट हैं आई जे के आई के जे, वो सारे इसको फॉलो करेंगे, यस सर। और जो सेम है वो सारे इसको फॉलो करेंगे। तो इस हिसाब से बाकी सब तो 0 होता चला जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या B1 B2 और C1 C2। यस सर। आई होप कि मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर है। यस सर। राइट, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 1, एंड सिमिलरली बाकी सब तो मैं एक दो और लिख देता हूँ बेटा, जे कैप डॉट के कैप ये इज इक्वल्स टू 0, सिमिलरली ऑल। ठीक है, ये यहाँ पे इससे ज्यादा डॉट प्रोडक्ट में जानकारी रखने वाली कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी वो 2-4 क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी कैसे बनाते हैं जरा देखो। कि अभी अगर मैं ये बोल दूं कि दो वेक्टर, अभी हमने ऊपर साफ देखा कि कॉस के साथ शुरुआत होती है इसकी, अगर मैं ये बोल दूं कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन, टू वेक्टर्स इफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, चलो क्वेश्चन नहीं, पहले इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, टू वेक्टर्स इफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब क्या 90 डिग्री पे, यस तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब इसी पे देखो क्वेश्चन कैसा बनता है, इसी पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसी लाइन पे क्वेश्चन क्वेश्चन एक वेक्टर ए है 2i कैप -3j कैप प्लस के कैप, और एक वेक्टर है बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तीन, ये दो वेक्टर है। प्रूफ करना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाना चाहिए 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट चेक करने का तरीका भी वही है बेटा, जो अभी हमने ऊपर सीखा, 2i कैप -3j कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, करो मल्टीप्लाई, 2i कैप इंटू आई कैप, तो ये क्या हो गया 2, सिमिलरली 3 जो है -3 जो है वो +1 से हो जाएगा, तो हो जाएगा -3, और के हो जाएगा के से, तो ये हो जाएगा +1, 0 आ गया। यस, दे आर वेरीफाइड। ठीक है, यस क्वेश्चन ऊपर कैसा पूछा हुआ है, मतलब उठाया कहाँ से और पूछा कैसे है, तो ऐसा तो ये तो होगा ही ना, इसमें इससे ज्यादा तो सिंप्लिसिटी और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, जब इतना पढ़ ही लिया तो ये पता लगाओ ए वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और एक वेक्टर दिया हुआ है बी आई कैप माइनस के कैप, ये दो वेक्टर है, फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू, फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा, यस
अब हमें पता है कि ये ए जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है, बट हमें तो थीटा निकालना है, तो थीटा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। यस सर। तो देखा जाए तो मुझे ये चारों इंडिविजुअल चाहिए, ऊपर चाहिए उनका प्रोडक्ट और नीचे चाहिए वो इंडिविजुअल। तो अब इनकी तलाश में निकलते हैं। तो ऊपर जो चाहिए वो देखो, ऊपर जो चाहिए उन दोनों को मल्टीप्लाई कर डालो आपस में। यस सर, 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। और नीचे जो चाहिए उसको निकालते हैं, अंडर द रूट, राइट, ये आ रहा है मैं एक सेकेंड, अंडर द रूट, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, रूट 6। ऐसे ही इसको निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2। बस यहाँ सॉल्व कर दो। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा चल रहा है ना, कॉस थीटा चल रहा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया √2 इंटू √6 विच बिकम्स √12। आप इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा √3/2। आप इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा थीटा √3/2 का 30 डिग्री सॉरी, cos 30 तो होता है √3/2। यस सर। आंसर ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ एक बेसिक क्वेश्चन भी देख लिए इस पे। अब इसके बाद हमारा आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट प्लस प्रॉब्लम्स, कुछ सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर्स, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। एक सेकंड।